तो हाय फ्रेंड्स, देखिए रांची यूनिवर्सिटी सैक पेपर हिस्ट्री का आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो जाएगा, लंबा वीडियो रहेगा, ये हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। ठीक है, तो देखिए बहुत परेशान किया आप लोगों ने यार। मैं कभी खाली नहीं बैठता हूँ, हमेशा फीवर आता है फिर भी मैं काम करता ही रहता हूँ। मेरा कुछ पर्सनल काम था, इस कारण मैं आप लोगों का वीडियो नहीं दे पा रहा था। ठीक है, चलिए फिर भी आप लोग का एग्ज़ाम से पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा सेमेस्टर 1 वालों का। ठीक है, तो सेक पेपर हिस्ट्री का देख लीजिए, हम लोग करने वाले हैं। पेपर का नाम है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी। ठीक है, यानी कि भारत का इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है ये इंडियन हिस्ट्री कल्चर का 5 टॉपिक और इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी का 4 टॉपिक है। इन सभी को लेकर 9 टॉपिक से मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम में काम देंगे। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स वाले। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन में 4-5 पक्का आएगा। पक्का? हाँ भाई पक्का। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट मैं पहले बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, ये होगा ग्रुप ए। ठीक, और ग्रुप बी जो रहेगा जहाँ पे आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 4 का ही आंसर करना होगा। ये आपका 75 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर होगा क्वालिफाइंग। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पर्यावरण, संस्कृति और परंपराओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में है डिस्कस द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, कल्चर एंड ट्रेडिशन इन इंडिया। आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्या बोल रहा है कि भारत का इतिहास में पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे, संस्कृति और परंपराओं की क्या भूमिका है। तो भाई इतिहास ना पर्यावरण से ही बना है। कैसे? देखिए हिंदू धर्म में देखिएगा, खासतौर पे पर्यावरण में बहुत सारे पेड़ पौधा की पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब हम लोग बरगद का पेड़ का पूजा करते हैं, ठीक, पीपल का पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यावरण की महत्व है। इसके अलावा बहुत सारी संस्कृति हमारे जिससे इतिहास जुड़ा हुआ है, बहुत सारी परंपराएं हैं। ठीक है, जैसे कि शादी विवाह परंपरा होता है, कोई मरता है तो उस टाइम पे भी परंपरा होता है, पिंडदान वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हर एक चीज़ में संस्कृति और इतिहास का गहरा संबंध है। ठीक, आप इस तरह से भी जोड़ के लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो भारतीय इतिहास में पर्यावरण, संस्कृति और परंपराएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज ने जल, वन, भूमि, जीव जंतुओं को पवित्र माना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पंचतत्व का सिद्धांत है। पंचतत्व में कौन कौन आते हैं? पंचतत्व। ठीक है, इनको पंच भगवान भी कहा जाता है। ये पंचतत्व का नाम आप याद रख लीजिए, काम आएगा। यह जो पूरा का पूरा हमारा शरीर है, हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा विश्व, ये 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। पहला क्या है? पहला है हमारा भूमि। ठीक है, यानी कि मिट्टी। भूमि पहला तत्व है, भूमि। दूसरा तत्व क्या है? जल। ठीक, तीसरा तत्व क्या है? भूमि, जल, आकाश। ठीक, भूमि, जल, आकाश। चौथा तत्व क्या है? अग्नि। अग्नि। और 5वां तत्व क्या है? तो वायु। यही 5 चीज़ से बना है हमारा शरीर, आपका शरीर, पूरा ब्रह्मांड बना है, पंखा से लेकर के हर चीज़ यही 5 तत्वों से मिलकर बना है मूल रूप से। आप बोलिएगा मोबाइल तो नहीं बना है, कैसे नहीं? मोबाइल का जो पार्ट्स निकला है लोहा, वो कहाँ से बना है? मिट्टी से निकला। आयरन और क्या है? मिट्टी से में ही था, तो एक्चुअल में वो मिट्टी था। ठीक, जल से ही बना होगा या आकाश के मिश्रण से? आकाश का तो मिश्रण ही नहीं किया जा सकता, सॉरी। अग्नि से बना होगा, अग्नि से तपा करके, या फिर वायु का प्रयोग क्या होगा? तो यही 5 तत्व ही है मूल रूप से पृथ्वी में। हम और आप कुछ नहीं है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर हो या संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही भारतीय समाज ने जल, वन, भूमि और जीव जंतुओं को पवित्र माना है। ठीक, हम लोग अलग अलग पशुओं की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, नदियाँ की पूजा करते हैं। ये प्रकृति का ही न प्रेम है, प्रकृति का ही पूजा है। ठीक, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, कावेरी नदी सभ्यताओं के उद्गम का केंद्र बनी। परंपरागत चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद है, औषधि है,
पौधों हैं, जड़ी बूटियाँ, इन सभी से हम लोग क्या किए हैं, तो पूजा किए हैं और इसका जो जड़ी बूटी से हमें फल मिल रहा है, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य है, ताकि इसका महत्व बना रहे। ठीक है। जल संरक्षण हेतु बावड़ी, तालाब, नदी, नहर, नाले, कुएं, ठीक है, वर्तमान समय में चापाकल, डिप बोरिंग, ये सारी चीज़ बनाए गए हैं। गांव की बात करें तो गांवों की संस्कृति सामुदायिक श्रम पर आधारित थी। सामुदायिक श्रम मतलब पूरा फैमिली मिलके काम करता है। खेत में देखिएगा, बाप काम कर रहा है, माँ काम कर रही है, बेटा काम कर रहा है, उसका बेटी काम कर रही है, ठीक है, हर कोई मिल के, फैमिली पूरा मिल के काम करता है। त्यौहार हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, चाहे मेले की प्रकृति हो, साथ तालमेल के साथ रहते हैं। ठीक है, ये गाँव की संस्कृति है। बोला भी जाता है कि गाँव में बड़ा परिवार होता है और शहर में छोटा परिवार होता है। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, वृक्षों की पूजा और पशु संरक्षण के लिए पशुओं की पूजा और महत्व अपनाया गया। ठीक है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण हो गया है। ठीक, जल वायु भी परिवर्तित हो रही है। और क्या हो रहा है, भारत में परंपराएं हमें देखिएगा कि सतत विकास का मार्ग दिखाती हैं। सतत विकास मतलब अपनी परंपराओं को विश्व स्तर पर फैला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ अच्छाइयाँ भी हो रही हैं और कुछ बुराइयाँ भी हो रही हैं। निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि इससे हमें कुछ अच्छाइयाँ भी हो रही हैं, कुछ बुराइयाँ भी हो रही हैं। ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये पेपर जो है आपका, इसका कोई एक्चुअल में फिक्स आंसर नहीं होगा कि 2 आंसर होगा, 2 + 2 4 होगा। थ्योरी पेपर में आप अपने माइंड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अपने दिमाग के प्रयोग करके आप आंसर कीजिएगा। इसमें गलत आंसर नहीं होता है। इसमें आपका थ्योरी का जितना नॉलेज है गहराई का, वही आपका आंसर सटीक माना जाएगा। बाकी आप कुछ भी लिखिए, गलत नहीं माना जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब आप कुछ भी लिखेंगे तो पास, हाँ पास तो होने का गारंटी है। अगर आप सब प्रश्नों का आंसर भी कर देंगे सोच के भी, तब भी आप इसमें पास माने जाएंगे। ठीक है। मैथ, साइंस और क्या बोलते हैं, सोशल साइंस, ये सब आपका फिक्स आंसर होता है, या 4 को ऑप्शन दे देगा तब जाके फिक्स आंसर होगा। लिखने वाले में फिक्स आंसर नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस में फिर फिक्स आंसर होता है, लेकिन हिस्ट्री में कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। ठीक है, जब तक से डेट ना पूछा जाए, जब तक से सन ना पूछा जाए, ईस्वी ना पूछा जाए, मात्रा ना पूछा जाए। ठीक है। अगला है शहरीकरण और नगरवाद, भारतीय इतिहास में बसावटों और परिदृश्य की समस्याओं पर प्रकाश डालें। कि शहरीकरण की जो समस्या हो रही है भाई, अचानक से आदमी हर कोई शहर की ओर रहने चाह रहा है। भारत के इतिहास में बसावटें, यानी कि एक आदमी से जगह दूसरे जगह जाके बस जा रहा है, ये बसावटा है। यह परिदृश्य समस्या पर प्रकाश डालें, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं शहर की ओर जाऊं, शहर की ओर भागूं। ठीक है, तो क्या ये उचित है? तो यही चीज़ आपको एनालाइज करना है, प्रकाश डालना है। प्रकाश मतलब टॉर्च लेके प्रकाश नहीं डालना है। ठीक है, आपको अपने दिमाग का प्रकाश डालना है। तो चलिए प्रकाश डालते हैं। भारतीय इतिहास में शहरीकरण एक निरंतर प्रक्रिया रही है, यानी कि हर व्यक्ति चाह रहा है शुरू से ही कि शहर की ओर जाएं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में नियोजित नगरों का निर्माण हुआ, जहां सड़कें, नालियां और गोदाम व्यवस्थित थे। हड़प्पा सभ्यता शुरू कीजिए। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरीय सभ्यता थी। नगरीय, नगर मतलब शहर, ठीक है, तो नगरीय सभ्यता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता गांव नहीं था, नहीं गांव नहीं, वह एक शहर था। मौर्य और गुप्त काल में नगर व्यापार, शासन और संस्कृति के केंद्र बने। संस्कृति के केंद्र बने। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं तो मध्यकाल में जैसे ही आते हैं, मध्यकालीन भारत, वहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत देखने को मिलता है। आगरा, वाराणसी, ठीक है, अहमदाबाद, अहमदनगर, ये सब सारे जो हैं शहर थे, नगर की थे। आपने नाम सुना होगा मगध, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब पटना, ठीक है, मगध माने वर्तमान बिहार, झारखंड। तो ये सभी उस टाइम पे शहर का भाग थे। महत्व क्या था? तो ये महत्वपूर्ण हुए। और अब इनमें समस्या क्या आ रही है कि असमानता। ठीक, जाति आधारित बस्तियाँ। आजकल देखिएगा कि पांडे नगरी, शास्त्री नगरी, ठीक है, सब कोई नाम दे दिया है, शर्मा टोला, ठीक, गुप्ता टोला। यार ये जाति आधारित बस्तियों का नाम होने लगा है। संसाधनों का असमान वितरण, मतलब जिसके पास पैसा है, आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, तेल उड़ा रहा है 1 लीटर, और वहीं पे कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर जा रहा है और 1 लीटर तेल उड़ा रहा है। तो क्या कर रहा है? कौन ज़्यादा उपयोग कर रहा है? अमीर आदमी संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक,
तो क्या वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना, इसीलिए कर रहा है। तो ये असमान वितरण हो गया। अब रीजन चाहे जो भी हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन असमान संसाधनों का वितरण हो गया। हमारे यहाँ पे क्या है, किसी के पास खाने के लिए धन नहीं है, अन्न नहीं है, और किसी के पास कुत्ते को खिलाने के लिए अन्न है। सॉरी आप लोग को अगर बुरा लगेगा तो रियलिटी तो यही है ना बॉस। हाँ ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो संसाधनों का असमान वितरण है। हमारे यहाँ पे किसी के पास चढ़ने के लिए दो पहिया नहीं है, तो किसी के पास मर्सिडीज बेंज है, तो किसी के पास BMW है। ठीक है, संसाधनों का असमान वितरण है। किसी को रहने के लिए घर नहीं है, तो कोई अकेला इतना बड़ा घर है कि खो जाता है। ठीक है, और संचार और परिवहन की सीमाएं बढ़ गई आजकल। पहले जहाँ पे केवल एक कीपैड फ़ोन हुआ करता था, आजकल यहाँ पे हाई सुपर पावर कंप्यूटर आ गया है। ठीक है, आईफोन आ गया है, क्या क्या आ गया है। आधुनिक काल में उपनिवेशवाद, ठीक है, ने शहरीकरण को नई दिशा दी। उपनिवेशवाद मतलब समझते हैं? उपनिवेशवाद मतलब जब अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, और हम पे अपना शासन किए, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक काल में जो उपनिवेशवाद था, कॉलोनियलिज्म ने शहरीकरण में नई दिशा दी। जैसे रेलवे नगरों का उदय हुआ। ठीक है, अंग्रेज ने रेलवे को डेवलप किया, आपको मालूम है। और 1921 में रेल पटरी जब बिछा रहा था, उसी टाइम पे हड़प्पा सभ्यता का भी पता चला था। आज शहरीकरण से बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक, झुग्गी झोपड़ियों की वृद्धि और प्रदूषण, भीड़भाड़ जैसी समस्याएं, इसके ऊपर आप पर्यावरण की समस्या पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक्चुअल कोई राइट आंसर नहीं होगा। मैं क्या बताया कि कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें केवल राइट आंसर होंगे, एक्चुअल होंगे। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपका एक्चुअल राइट आंसर क्या होगा वो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का परसेप्शन इसमें अलग अलग है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक रेंज के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए। अब ये नहीं कि पूछा है भारत की संस्कृति और आप लिख रहे हैं भारत का क्या लिख रहे हैं, भारत का जियोग्राफी लिख दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ भारत का पॉलिटिक्स साइंस लिख दे रहे हैं, वैसा भी चल जाएगा चलने का इसमें सब चलेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए भारतीय समाज में लैंगिक असमानता और सामाजिक विषमता पर चर्चा करें। देखिए लैंगिक समानता, भारत का जो समाज है शुरू से ही महिलाओं को क्या माना है, नीचे माना है। ठीक, कि घर के मामलों में लड़कियां इंटरफेयर नहीं करेंगी, महिलाएं इंटरफेयर नहीं करेंगी, बाहर के मामलों में महिलाएं इंटरफेयर नहीं करेंगी। ठीक है, उनको बाहर रहने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यही तो है लैंगिक भिन्न भेदभाव। इसके अलावा असमानता, अमीर लोगों का वर्चस्व है, पांडे हो गए, राजपूत हो गए, इनका वर्चस्व चल रहा था प्राचीन काल में। ठीक, वर्तमान समय में सब समझदार हो गए, सब कोई अच्छा से रहते हैं मिलजुल के। ठीक है, यही चीज़ बताना है। चलिए विस्तार से। सॉरी, मैं किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का विरोध नहीं करता हूँ। ठीक है, और ना किसी धर्म का विरोध करता हूँ। भाई सब धर्म मैं मानता हूँ, हिंदू भी हूँ, इस्लाम भी हूँ, सिख भी हूँ, जैन भी हूँ, पादरी भी हूँ, यहूदी भी हूँ। ठीक है, मैं सब हूँ, मैं अकेश्वरवाद हूँ। चलिए, तो भारत का जो समाज है क्या है, भारत के समाज प्राचीन काल से ही लैंगिक असमानता विद्यमान रही है। जैसा मैंने बताया कि वेदों में स्त्रियों को शिक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु जब वैदिक सभ्यता चलता था, जब वेद लिखे जा रहे थे, उस टाइम पे स्त्री का सम्मान किया जाता था। ठीक है, परंतु जैसे ही वेदों की दुनिया खत्म होती है, परंतु उसके बाद की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, पिता के वंशज से पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, महिलाओं ने घरों को और परिवार तक सीमित कर दिया। ठीक, भारत में लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है पितृसत्तात्मक। ये क्या होता है, पैट्रियार्की जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब पिता के वंशज से आप जाने जाएंगे, मतलब माता के वंशज से नहीं। नहीं, जैसे महिला कोई है, इसका शादी हुआ तो वो कहाँ पे जाएगी, लड़के के घर जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो लड़की के घर जाएगी शादी करने के बाद। ठीक है, होता है, रेयरली होता है, जिसको घर जवाई बोलते हैं। ठीक है, 10,000 में एगो होता होगा। तो यही तो है पितृसत्तात्मक। अब इसका बेटा होगा तो बोलता है कि किसका बेटा है, तो आदमी बाप का नाम बोलता है, माँ का नाम नहीं बोलता जल्दी। ठीक है, तो ये क्या है, पितृसत्तात्मकता है। समझ गए ना। हाँ, इसी को बोलते हैं पैट्रियार्की, कि पिता के वंशज से जाना जाना। अब उसका बेटा होगा, फिर वो उसके बेटे के घर जाएगी, तो इसी को पैट्रियार्की बोलते हैं, जो कि एक असमानता का उदाहरण है। ऐसा नहीं भाई, जिसके पास एग्री हो, अगर आप पिता का वंशज पे जाना चाहते हैं तो पिता के वंशज पे जाएं, माना कि माता के मतलब कोई लड़का चाहता है कि लड़की के घर में जाकर रहें तो वो एग्री। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग समानता बोलेंगे।
पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को घर और परिवार तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है। जाति प्रथा, इसके अलावा महिलाओं को केवल खास काम कर दिए गए, जो घर का काम कीजिए, बच्चों को संभालिए, यही है महिलाओं का मैक्सिमम भारत में यही काम रहता है ना। हाँ, तो ये क्या है, एक असमानता है। जाति प्रथा भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ठीक। उच्च जाति निम्न जातियों के बीच असमानता बनी रहती थी। प्राचीन काल में आपको मालूम होगा, सुने होंगे कि अमीर लोग नीची जाति के साथ पढ़ते नहीं थे, उन लोग को मंदिर वगैरह घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है। साथ में खाते नहीं थे, उन लोग को नीचे बैठाया जाता था। तो ये अभी भी काफ़ी हद तक चल रहा है। अभी भी कोई अमीर घर का, मतलब अमीर घर नहीं, ऊंचे कास्ट का फैमिली नीचे कास्ट में जनरली मैरिज वगैरह की जब भी बात आती है तो उन लोग नकार देता है। ठीक है ना, देता है नहीं, सही बोलिएगा। ठीक है। तो जाति व्यवस्था भारत में कूट कूट कर भरा हुआ है, जो मुझे लगता है अभी 100-150 साल और चलेगा। औपनिवेशिक काल में महिलाएं शिक्षा, विधवा विवाह, सती प्रथा उन्मूलन जैसे समाज सुधारक हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाएं सक्रिय रहीं। जब भारत की स्वतंत्रता हो रहा था तो महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु रोजगार, राजनीति, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे क्षेत्रों में अभी भी असमानताएं बनी हुई हैं। अगर बात कर लेते हैं तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से आरक्षण नीति और महिलाएं सशक्तिकरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। मतलब वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। चाहे इलेक्शन की बात हो तो 50% छूट दिया जाता है, किसी भी चीज़ में हो 50% महिलाएं हों। ठीक है। ऐसा अब आजकल रखा जा रहा है। ठीक है। तो वर्तमान समय महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा है और बोला भी जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट। ठीक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो अभी जो है लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक पर्यटन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत की सांस्कृतिक धरोहर मतलब प्राचीन काल में बहुत सारे हमारे संस्कृति थे, कल्चर थे, और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी बने, जैसे कि बहुत सारा घूमने का स्थान बना उस टाइम पे। ठीक। मकबरे बने, मस्जिद बने, गुंबद बने, गुफाएं बनी। ठीक है। इसी तरह से एक गुफा है अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। एक ये क्या बोलते हैं यार, ताजमहल है। ये सब सांस्कृतिक धरोहर, यही सबको बताना है। जब सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पूछे, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में पूछे, तो ये आपको बताना है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल टूरिज्म। ठीक है। कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म के बारे में तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो भारतीय विविधता सांस्कृतिक धरोहर का धनी देश है। सांस्कृतिक धरोहर में मंदिर आते हैं, ठीक, मस्जिद आते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, चर्च आता है जिसको गिरजाघर भी बोला जाता है हिंदी में, किले आ जाते हैं, किला लाल किला हो गया, महल आते हैं, बड़े बड़े महल, ठीक है, गुफाएं आती हैं और स्मारक आते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया। अब देखते हैं इसमें प्रमुख फेमस कौन है। आप चाहे तो इसके ऊपर फिर आप 50-50 वर्ड लिख सकते हैं। आगरा का ताजमहल किसने बनाया, कब बनाया। ठीक है। शाहजहां ने बनाया मुमताज़ महल के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। ठीक। और फिर बहुत डिटेल में आप लिख सकते हैं। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू किया, फिर बीच में मर जाता है तो इसका जवाई इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करता है। इसकी ऊंचाई 78 मीटर है। इस तरह से आप प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा लिख सकते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला में है। ठीक है। जिसको गुप्त काल के समय बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? गुप्त काल में। यहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का संगम पाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं खजुराहो का मंदिर। ठीक। मध्य प्रदेश के खजुराहो में ही स्थित है ये आपका खजुराहो का मंदिर। ठीक। और लिंगाराज मंदिर है। फिर जहाँ पे नग्न लोगों का तस्वीरें बना हुआ है। ठीक है। तो ये सब भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें तो सांस्कृतिक पहचान और गौरव का रक्षक हैं। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास। कैसे रोजगार सृजन? वहाँ पे जाके आदमी क्या लगाता है, ठेला लगाया या क्या किया, वहाँ के सामने आके फ़ोटो खिंचवा रहा है, तो ये एक रोज़गार का अवसर है। विदेश से आदमी या दूर दराज से आदमी घूमने के लिए आते हैं तो रोज़गार हो रहा है।
किसको हो रहा है? गाड़ी वाले को। ठीक, इस तरह से अगर सोचिएगा तो रोजगार भी बढ़ रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है इससे। विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के बीच संवाद स्थापित होता है। अब बताइए, दुनिया के 7 अजूबों में से ताजमहल को एक शामिल किया गया है। ठीक है, तो इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। और 8वां अजूबा लड़की को माना गया है। ठीक है, दुनिया का 8वां अजूबा लड़की, महिलाएं। चलिए नेक्स्ट, अगला आ जाता है विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के बीच संवाद होता है। मतलब जैसे विदेश का आदमी भारत आया, देखा कि कैसा इन लोग रह रहा है, हम लोग गए विदेश, कैसा उन लोग रह रहे हैं। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूँ, जो अभी जो टॉयलेट बनता है, लेटरिंग रूम, ठीक है, वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, वो भारत में कभी नहीं था। अंग्रेज लोग आया, इस तरह से बैठने का बना दिया। ठीक है, नहीं तो भारत का आदमी जाता था लोटा पानी लेके, ठीक है, खेत। तो ये जो हम लोग सीखें, ये कहाँ से सीखें? ये वेस्टर्न कल्चर से हम लोग सीखें। ठीक है, वहीं भारत से वेस्टर्न लोग क्या सीखा है? योगा सीखा है। योगा हम लोग का देन है। ठीक, पतंजलि, महर्षि पतंजलि योगा के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो हम लोगों ने उन लोगों को योग दिया, उन लोगों ने हम लोगों को क्या दिया? तो ये स्थान दिया बैठने का, मॉर्निंग को और इवनिंग को। ठीक है, जहाँ पे आप लोग, चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हल्का होते हैं। अगला आता है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी कि जितने भी सांस्कृतिक हमारे मस्जिद हैं, महल हैं, किला है, मंदिर है, इन सभी को कौन रक्षा करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके साथ ही साथ आम आदमी को भी ये रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा और घटकों का वर्णन करना है। ठीक है, डिफाइन आर्कियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान क्या है, ये बताइए, और इसके कितने घटक हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसमें, ये सारी चीज़ बताइए। देखिए, पुरातत्व नाम सुनने से ही लगता है कि पुराना, सुनने से ही लगता है ना, पुरातत्व मतलब पुराना। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजी। ठीक, तो देखिए पुरातत्व मतलब पुराना हुआ तत्व, पुराना हुआ तत्व को ही पुरातत्व बोला जाता है। पुरातत्व विज्ञान, जिसको इंग्लिश में आर्कोलॉजी कहा जाता है, इतिहास की वह शाखा है, यानी कि यह इतिहास का ही एक भाग है। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसी का ही एक भाग है, जिसमें प्राचीन अवशेष, ठीक है, प्राचीन में जितना भी अवशेष रह गया, चाहे पैसा हो, चाहे मिट्टी का बर्तन हो, चाहे किसी के हड्डी का कंकाल हो, चाहे कोई जगह हो, ठीक है, ये सभी पुरातत्व में आते हैं। तो जिसमें प्राचीन अवशेष, वस्तुओं और स्थलों का अध्ययन कर अतीत को समझा जाता है। यानी कि पुरातत्व क्या है? पुरातत्व इतिहास का वह भाग है जिसमें हम लोग प्राचीन वस्तु, ठीक है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करके उसका इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। और एक बार बताइए सागर भैया, नहीं समझे? पुरातत्व वह विज्ञान है जो इतिहास का एक भाग है और जिसमें हम प्राचीन इतिहास की वस्तुओं का अध्ययन करके इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। समझ गए? मतलब ऐसा विज्ञान जिससे हम प्राचीन वस्तुओं को पढ़ के या प्राचीन वस्तुओं को समझ के, देख के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उसे हम लोग पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। समझे? चलिए, तो पुरातत्व विज्ञान में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। यह ऐतिहासिक भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करता है, जैसे कोई उत्खनन हो गया, किसी जगह पे खोद के हम लोग निकाल लिए कोई वस्तु, ठीक, या शिलालेख हो गया, शिलालेख मतलब कोई मूर्ति वगैरह हो गया, ठीक है, सिक्का शास्त्र हो गया, कोई कॉइन्स मिल गया, पैसा मिल गया पुराने ज़माने का, वो भी हम लोग मानेंगे पुरातत्व का अध्ययन। अगला, स्थापत्य और मूर्ति कला का अध्ययन, अवशेषों और उपकरणों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पुरातत्वविद जो होते हैं, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट जो व्यक्ति होते हैं, अतीत की जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति का संरचनात्मक पुनर्निर्माण करते हैं। भारत में पुरातत्व संरक्षण विभाग आर्कोलॉजिकल क्या है? पुरातत्व, एक मिनट, भारत में पुरातत्व संरक्षण विभाग आर्कोलॉजिकल
क्या बोलते हैं यार इसको, ऑफ इंडिया, मैं भूल रहा हूँ इसका पूरा नाम, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, हाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इस कार्य का संचालन करती है। मैं गया था साउथ में, एक तमिलनाडु में बिल्लोर एक ज़िला है, वहाँ पे जलकंठेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो मैं गया था मंदिर के सामने, वो वीडियो भी अपलोड किए हम चैनल पे। उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि भाई मंदिर को घुसने से पहले वहाँ पे लिखा हुआ है एक साइन बोर्ड समझते हैं ना, जहाँ पे कुछ लिखा रहता है बाहर में, तो वहाँ पे लिखा रहा था भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। अगर आप इसमें कुछ भी तोड़ फोड़ या किसी भी प्रकार से दंड के अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का फाइन या 1 साल की सज़ा या दोनों हो सकता है। इस तरह से भारतीय संरक्षण करती है पुरातत्वों का, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं, कोई संरक्षण नहीं करेगा तो क्या करेगा, कोई आया देखा, अरे बेटा 1 नंबर दिख रहा है, ठीक है, एक सोना है तो उठा के ले जाएगा, कोई भी तो ले जा सकता है ना ऐसे में, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि बड़ा मंदिर है, जैसे 1 लाख रुपया फाइन लगेगा, और अगर हम उसको बेच के 10 लाख कमा लेगा तो कोई भी बेच देगा। इसलिए जैसा मंदिर जैसा वस्तु उस तरह से दाम या प्राइस या उस तरह से सज़ा का प्रावधान किया गया है। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। आप इससे अच्छे तरह से वेल तरीके से समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब संरक्षण किस तरह से करती है। अगला आता है हमारा, भारतीय पुरातत्व में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में है कि एनालाइज हिस्ट्रियोग्राफी ट्रेंड्स इन इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व में इतिहास लिखने की जो परंपरा है यह किस तरह से चल रही है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व में इतिहास लेखन की प्रवृत्ति शुरू से ही रहा है। भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही लिखाता हुआ आता जा रहा है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का विकास उपनिवेश काल में ही हुआ। शुरुआती दौर में ब्रिटिश विद्वानों ने भारतीय स्मारकों का संरक्षण किया, ठीक है, और सर्वेक्षण भी किया है, संरक्षण भी किया है। और अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक व्यक्ति था, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना की। देखिए, अंग्रेज लोग हम लोग को सताया है ज़रूर, लेकिन बहुत कुछ काम भी किया है भाई, ठीक है। हालांकि मतलब बहुत कंपैरिजन कीजिएगा कि सताया और कितना दिया है, तो उन लोग 10% दिया है, 90% सताया है। मतलब 10% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 90% हम लोग का हानि हुआ है, तो इसको हानि ही मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की विभाग की स्थापना की। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है या जनक किन्हें कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। प्रारंभिक काल में पुरातत्व केवल स्मारकों की खोज तक सीमित थी। पहले क्या हुआ, जब 1861 में इसकी स्थापना हुई, तब केवल और केवल मूर्तियों को खोजा जाता था। उस टाइम पे सिक्के और पत्थर और मिट्टी ये सब का नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, बाद में वैज्ञानिक पद्धति ने कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय अध्ययन को अपनी गहराई बनाई, ठीक है। मतलब ज़मीन पे भी अब कुछ मिल जाएगा तो उसको हम आसानी से खोज लेंगे। एक आता है कार्बन 14, क्या आता है, कार्बन डेटिंग 14। इसमें क्या होता है कि अगर आप व्यक्ति की हड्डियाँ देंगे, ठीक है, कार्बन डेटिंग 14 में अगर आप व्यक्ति की हड्डियों को देंगे तो उसमें क्या होता है कि वो बता देगा कि कितना साल पुराना है। मशीन रहता है एक, ठीक है, अगर आप उसमें उसको मेजर कीजिएगा तो पता चल जाएगा यह हड्डी कितना साल पुराना है या यह वस्तु कितना साल पुराना है, ठीक है, वो उसको बता देता है। गजब गजब मशीन विकसित हुआ है ना। बाद में वैज्ञानिक पद्धति कार्बन डेटिंग, भूगर्भीय अध्ययन यानी कि जियोलॉजी, ठीक है, अपनाई। आधुनिक दौर में पुरातत्व का उद्देश्य केवल स्मारक संरक्षण नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और पर्यावरण की गहनता से अध्ययन और समझ भी बन गई है। अब अगर आप आर्कोलॉजिस्ट बनते हैं तो केवल आप प्राचीन वस्तुओं को ही नहीं खोजेंगे बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, ठीक है। चलिए, समाज की संस्कृतियों का भी रक्षा करेंगे, ये भी अब आर्कोलॉजिकल अध्ययन में शामिल हो गया है। तो जो लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री केवल रटने वाला चीज़ है, नहीं, हिस्ट्री में भी साइंस छिपा हुआ है।
पुरातत्वविद अगर आप बन जाते हैं तो एक तरह से वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो वस्तुओं को खोजते हैं, प्राचीन वस्तुओं को। कौन कौन बनिएगा पुरातत्वविद? इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। रिसर्च माने पब्लिकेशन, ठीक। आपको अब कैसे समझाऊँ, मतलब नेट का एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं पीएचडी करके, ठीक है। तो वो रिसर्च आप कर सकते हैं आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें एटलीस्ट पीजी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक स्थलों और अन्वेषण की परिभाषा तथा महत्व समझाइए। इंग्लिश में है डिफाइन हिस्टोरिकल साइट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको करना है, एक्सप्लेन दियर सिग्निफिकेंस। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, अब आपको स्वयं करना है आंसर। ऐप आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। 60 रुपया प्राइस है ऐप का, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीद लीजिएगा, वहाँ पे आपको 4 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा इसी 60 रुपये से। अभी अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब फ्री, 4 साल के लिए फ्री ग्रेजुएशन हो जाएगा। मतलब 4 साल का ट्यूशन फीस केवल 60 रुपया, और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट, पूरा ग्रेजुएशन का ऑल सब्जेक्ट आपको इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आइएगा। और फिर सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे कीजिएगा, अपना नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसके बाद ओटीपी आएगा, ठीक है। और ओटीपी डालने के बाद लॉगिन हो जाइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये है ऐप ज्ञान सागर, ठीक है। यहाँ पे आपको 60 रुपया में 4 साल का फ्री पढ़ाया जाएगा। 4 साल का 60 रुपया, हाँ भाई 60 रुपया, 4 साल का ट्यूशन फीस केवल 60 रुपया। सभी आपको गेस्ट पेपर दिए जाएंगे ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन गेस्ट पेपर, ठीक है। अपने मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे दबाना है क्रिएट एन अकाउंट पे, इसको दबाइएगा तो यहाँ पे आपका फुल नेम पूछा जाएगा, नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, फिर इसको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। अब आपको क्या करना होगा, ओटीपी आएगा मोबाइल पे, ओटीपी डालिएगा, लॉगिन हो जाइएगा, आपका इस तरह से खुल जाएगा। ये स्लाइड से ये पार होते रहता है अलग अलग, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है ऑल कोर्सेस में, आपको लॉगिन होने के बाद ऑल कोर्सेस में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है, ये वाला नहीं लेने जाए, ये नौकरी जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन का, उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। 25 रुपया वाला ये आपके लिए नहीं है, आपको ये वाला कोर्स खरीदना है, रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स। 60 रुपया लगेगा, परचेज कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ जाएगा, फिर सेमेस्टर 1 में जाएंगे, फिर अपना पेपर सेलेक्ट करेंगे, मेजर पेपर पढ़ना है ना सेक पेपर पढ़ना है, ठीक। अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है या एसी पेपर हिंदी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, एसी पेपर इंग्लिश, सब यहाँ पे 60 रुपये में फ्री। और केवल एक सेमेस्टर नहीं, कंप्लीट ग्रेजुएशन 8वां सेमेस्टर तक, ठीक है। चलिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन अब आपको आगे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा कि ऐतिहासिक स्थल जितने भी हैं, ठीक है, उनमें अन्वेषण की परिभाषा तथा महत्व समझाए। इंग्लिश में डिफाइन हिस्टोरिकल साइट्स एंड एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेन दियर सिग्निफिकेंस। ओके, आगे देख लेते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या पूछा गया है कि पुरातत्व विज्ञान में फील्ड वर्क और शोध उपकरणों की उपयोगिता पर निबंध लिखें। तो देखिए जब आप पुरातत्व विज्ञान का स्टडी करते हैं तो आप अलग अलग जगह जाते हैं घूमने के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, तो उस स्थान पे जाना पड़ेगा तब ना आप जाइएगा। तो फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। क्या क्या सामान लेके जाते हैं, जैसे कि औजार लेके जाइएगा, ठीक है मतलब लगेगा कि यार हम कूली लेबर का काम कर रहे हैं। खुदाई कीजिएगा, औजार जैसे कि फावड़ा मतलब कोदाल, ठीक है। कोड़ी समझे चलाना, कोड़ी का हो उसला, तो कोड़ी फावड़ा लेके जाना है, ठीक है। ट्रोवेल, ब्रश, मापने का यंत्र यानी कि इंच टेप वगैरह लेके जाइएगा। फोटोग्राफिक वीडियो कैमरा वगैरह लेके जाइएगा। जीआईएस ड्रोन टेक्निक लेके जाइएगा, ठीक है, फ़ोटो वगैरह खींच के लाइएगा। फिर महत्व क्या है कि ये इससे आपको सटीक जानकारी मिलता है, वस्तुओं की वैज्ञानिक वर्गीकरण अध्ययन करते हैं आप, सरकार को दिखाते हैं, फिर सरकार उसको कोई हेरिटेज साइट घोषित करती है, आपको फिर पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है और सामान मिलता है, ठीक है। पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है और सामान मिलता है, तीनों मिलेगा। 9 नंबर, भारतीय समाज में रोजगार, हिंसा और संसाधन के वितरण की समस्या जो है, इस पे आपको प्रकाश डालना है, ठीक है।
चलिए, तो देखिए भारत में शुरू से ही अलग अलग आदमी अलग अलग कृषि पेशा कोई करता है, कोई व्यापार करता है, ठीक है। और वर्तमान समय में तो बिल्कुल ही बदल गई। आजकल इतना ज़्यादा है काम, आप कोई भी अलग अलग काम जो शुरू हो गया है, ठीक है। कोई डिजिटल कर वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, कोई बैंकिंग कर रहा है, तो कोई अपना सर्विस दे रहा है, पर्सनल सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो कोई व्यापार कर रहा है, एग्रीकल्चर बहुत कम लोग कर रहे हैं। इस तरह से डिटेल में बता दीजिएगा, ठीक है। सब यहाँ पे बताया गया है। अगला है, भारत में सांस्कृतिक धरोहर के मुख्य घटक का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में एनालाइज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सांस्कृतिक धरोहर में आप सबको बताना है नदी, तालाब, वन, जंगल, पर्यावरण, ठीक है, पशु पक्षी सब। अगला आता है हमारा, भारत में सांस्कृतिक रूपों और अभिव्यक्तियों की परंपरा का विवेचन कीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द ट्रेडिशंस ऑफ कल्चर, ठीक है, कल्चरल फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। सच तो यह है कि मैं बोलते बोलते न थक गया हूँ। कोई भी आदमी जब आधा घंटा तक लगातार बोलता है ना, तो उसका स्थिति क्या होता है आप समझ सकते हैं। स्टेज में आके आज जैसा आप आधा घंटा बोलते हैं, सेम इसी तरह से मुझे यहाँ पे बोलना होता है बिना रुके, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट रुकूँ, 5 मिनट रुकूँ, ठीक है। पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा और घटकों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये जो पुरातत्व का साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री केवल थ्योरी नहीं है, एक साइंस भी है। तो पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा और ये जिनके भी घटक हैं वो सबको बताना है। आर्कोलॉजी, इसमें उत्खनन होता है, ठीक है, सर्वे होता है, और न्यूमेटिक्स होता है। न्यूमेटिक्स क्या है? न्यूमेटिक्स यह होता है सिक्कों का अध्ययन। फिर इपिग्राफी, जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व विज्ञान में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। भारत का जो इतिहास लेखन है, इस विज्ञान में इतिहास लिखने की जो प्रवृत्ति है ये बताना है, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है ऐतिहासिक स्थलों और अन्वेषण की परिभाषा व महत्व समझाइए। इंग्लिश में डिफाइन हिस्टोरिकल साइट्स एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेन दियर सिग्निफिकेंस। तो ऐतिहासिक स्थल और अन्वेषण की जो परिभाषा है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं वो सब आपको बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सब आंसर किया गया है, तो नेक्स्ट नहीं है, बस 15 नंबर तक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। पुरातत्व विज्ञान में फील्ड वर्क, शोध उपकरणों की उपयोगिता पे निबंध लिखें। तो देखिए दोस्तों, ये सारे थे। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिला, हालांकि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, अगर नहीं अपलोड है तो मैं दे दूंगा, अगर अपलोड होगा तो लास्ट वीडियो में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और इतना काफ़ी है, इनफ है, इतना पढ़ लीजिए, आराम से आप एग्ज़ाम देने जाइए, नो टेंशन होके। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसका आंसर पूरा आंसर कीजिएगा। अब एग्ज़ाम जाके ये मत सोचिएगा कि कौन सा मैच कर रहा है, आप देखिएगा कि आप किसको जितना अच्छा से लिख पाएंगे उसको आप लिखिए, ठीक है। पहले टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद फिर लिखना शुरू कीजिए। और एक चीज़, 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना, मतलब 4 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज, तो कम से कम 2 खड़ा पन्ना में करना है। और मैक्सिमम लिखने की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है आपकी तो 3 खड़ा पन्ना है, मतलब 6 पेज में करना है। ओके दोस्त, बाय।